अच्छा, अब तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने तो सबसे पहले तो ये देखा था कि एटम्स दे वांट टू गेट स्टेबल, और इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी एटम्स जो है वो तीन काम कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम्स या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, लूज या गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो आयन बनाते हैं, और आयन एक दूसरे के साथ जब अटैक हो जाते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एटम्स के बीच में जो है वो बॉन्डिंग हो जाती है, विच इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग हमने पढ़ ली। इट इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा तरीका क्या था एटम्स का स्टेबल होने का? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो लोग जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्डिंग कहलाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स करते हैं? अगर ग्रुप वन, ग्रुप टू, ट्रांजिशन एलिमेंट जो ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के बीच में होते हैं, मतलब ये सारे ग्रुप्स के एलिमेंट जिनको हम मेटल्स भी कहते हैं, अगर वो बॉन्ड बनाए नॉन मेटल्स के साथ, यानी ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स और ग्रुप सेवन के किसी एलिमेंट के साथ, तो ये वाली जो बॉन्ड बनता है इनके बीच में, ये वाले एलिमेंट्स आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स करते हैं? ग्रुप फोर का एलिमेंट, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स, ग्रुप सेवन और हाइड्रोजन। ये ग्रुप के हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो हम लोगों ने जो बॉन्डिंग पढ़ी है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो से जब नॉन मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अच्छा, इससे पहले के चैप्टर्स अगर किसी ने नहीं पढ़े हुए साथ, या इससे पहले की क्लासेस नहीं की हुई हैं, तो उसकी मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट भेजी हुई है, तो मेक श्योर के वो लेक्चर्स आप देख लेना। अगर किसी के पास अभी भी वो लिंक नहीं है तो मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। अच्छा जी, आज हम लोगों को जो बॉन्डिंग पढ़नी है वो है मेटालिक बॉन्डिंग। लास्ट क्लास में भी पढ़ रहे थे, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी लास्ट क्लास में, इस चीज को थोड़ा सा जल्दी से दोबारा से रिकॉल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मेटालिक बॉन्डिंग बेसिकली इन ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में होती है। सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के एटम जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो डेट इज मेटालिक बॉन्डिंग। जैसे ग्रुप वन हो गया, ग्रुप टू हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ग्रुप थ्री, दीज ऑल आर मेटल्स एंड व्हेन दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर तो दे आर बॉन्डेड बाय मेटालिक बॉन्डिंग। क्या होता है अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम जो है वो एक मेटल है। तो सोडियम के एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं? वो जुड़े हुए होते हैं थ्रू मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग उनमें कैसे हुई होती है? मरियम कौन सेकंड क्लास तो नहीं है ये हमारी? इस चैप्टर की अगर आप पूछ रहे हो तो इस चैप्टर की आई थिंक थर्ड क्लास है बॉन्डिंग की। लेकिन अगर अगर आप ओवरऑल पूछ रहे हो तो आई थिंक ये एक मंथ हो गया है मेन क्लासेस। अगर आपने फ्रेशली ज्वाइन किया है तो आप अभी क्लास के बाद मुझसे डिस्कस कर लेना, फिर मैं बता दूंगा कि पुराना कैसे कवर अप होगा। पुराना हमने एक चैप्टर पढ़ा है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। जी आप मैसेज कर देना, आपको रिकॉर्डिंग आ जाएंगी सारी। अच्छा देखो, किस तरह से मेटल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के बैठे हुए होते हैं। देखो हमने बात की थी हमारा जो सोडियम एटम है, इट्स प्रोटॉन नंबर इज 11, so it has 11 electrons. The electronic configuration for sodium atom is 2,8,1. It means sodium atom has one electron in its outermost shell. अब होता क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो सोडियम न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, जिसकी वजह से जो नेबरिंग सोडियम एटम है ना, वो क्या करता है, उसका जो न्यूक्लियस है वो उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। मतलब दोनों सोडियम एटम जो है वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं सिर्फ आउटर शेल बनाऊं, उसकी वजह से देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के, उनको कहाँ होना चाहिए था? अपने शेल में, जो उनकी लोकल पोजीशन है, लेकिन वो निकल के अपने शेल से बाहर आ जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। जहां उनको होना चाहिए था वो उनकी लोकलाइज पोजीशन थी, लेकिन जब वो अपनी जगह से निकल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या हो गए? डीलोकलाइज्ड। तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं। अच्छा,
सिमिलरली दूसरे सोडियम एटम की भी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एडजेसेंट सोडियम एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं दे आर बोथ पॉजिटिव एंड दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों जो है ना वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपना भी और दूसरे वाले का भी। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दी थी, इफ देयर इज अ रोप एंड ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर pulling it from one side and the other set of students are pulling it from the other side, तो उनके बीच में ना एक बॉन्ड बन जाएगा। जब तक वो दोनों में से कोई एक भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तो वो बॉन्ड बना रहेगा। इसी तरह दो सोडियम एटम्स के बीच में भी ऐसा बॉन्ड बन जाता है, इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। अब सिर्फ दो सोडियम एटम्स तो नहीं होते, बहुत सारे सोडियम एटम्स हैं जो कि एक दूसरे के आगे पीछे रखे हुए हैं। एक सोडियम एटम ये रहा, तो उसके बराबर में भी एक और होगा, ठीक है। इसी तरह उसके इधर भी बराबर में और होंगे। इसी तरह इन सोडियम एटम के नीचे भी सोडियम एटम्स होंगे, आगे भी होंगे, पीछे भी होंगे, और सबने जो है वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए हुए होंगे। थोड़ा अजीब सा बन गया। We will something like this. तो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो शेल से निकल के बाहर आए हुए हैं, और बाहर आने का रीजन क्या है? क्योंकि एडजेसेंट सोडियम एटम्स उसको खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में आपस में बॉन्ड बन गया, और ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। और जो सोडियम एटम है ना, क्योंकि इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल से बाहर निकल गया है, तो हमें पता है कि उस पर जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एन एटम, हम उसको ना मेटल पॉजिटिव आयन बोलेंगे, और उसको जो है हम लोग शो करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज से बीच में। These are metal positive ions। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में, वो बेसिकली इनकी शेल से बाहर आ गए, और वो ना थोड़ा आगे पीछे हो रहे होते हैं। कभी कोई एक सोडियम एटम अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, कभी दूसरा सोडियम एटम अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। जैसे समंदर का पानी जो है वो, जैसे खड़ा हुआ समंदर का पानी आगे पीछे हो रहा होता है ना, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं दीज आर नोन एज सी ऑफ delocalized electrons, and these metal positive ions are very regularly arranged। देखो एक के बाद एक लाइन से लगे हुए हैं। इस पूरी बॉन्डिंग को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया है ना, इसको हम कहते हैं मेटालिक लैटिस। जब भी वर्ड लैटिस सुनो, इसका मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट। जब भी आप वर्ड लैटिस सुनोगे ना केमिस्ट्री में, तो लैटिस का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब तमीज के साथ कोई चीज अरेंज हुई है। तो these metal positive ions are regularly arranged layer by layer, एक के बाद एक के बाद एक, इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज अ मेटालिक लैटिस। और क्योंकि ये बहुत सारे मेटल पॉजिटिव आयंस एक दूसरे के आगे पीछे रखे हुए होते हैं, तो ये मेटालिक लैटिस जो होता है ना, एक बहुत बड़ा लैटिस बन जाता है। इसलिए इसका जो पूरा नाम होता है, इसको हम अक्सर जाइंट मेटालिक लैटिस भी कहते हैं। जाइंट मतलब बड़ा। अच्छा, क्या ये पॉजिटिव आयंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे? देखो बिल्कुल करने चाहिए। जैसे अब हारिस पूछ रहा है कि ये मेटल पॉजिटिव आयन एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे? ये एक दूसरे को रिपेल इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो दोनों लेफ्ट वाले मेटल पॉजिटिव आयन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, राइट वाले को भी कर रहा है। तो ऑब्वियसली रिपल्जन हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। इसकी एग्जाम्पल हमने इस तरह से लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, अभी करते हैं दोबारा। देखो, अगर मेरे पास एक शू बॉक्स है, उस शू बॉक्स के अंदर अगर मैं बहुत सारे स्नूकर के बॉल्स एक दूसरे के साथ साथ रख दूं, इस तरह से साथ साथ रखूंगे, एक दूसरे को टच ना करें,
लेकिन लेट से अगर मैं इमेजिन करूं कि ये जो स्नूकर के बॉल्स हैं दे ऑल आर पॉजिटिव इन नेचर और दे शुड बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, लेकिन अगर इनके बीच पे मैं ना ग्लू भर दूं और ग्लू इस तरह से भर रहा हूँ कि जो आपस में बॉल्स हैं वो तो आपस में तो टच नहीं कर रही है, लेकिन ये जो ग्लू है ना वो एक बॉल और दूसरी बॉल दोनों को टच कर रहा है, तो दोनों को साथ में अट्रैक्टेड रखेगा। सही है, तो बीच में अगर डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये रिपेल करके दूर दूर हो जाएंगे। वो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है जो एक दूसरे वो मेटल पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मरियम बेटा देखो, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सोडियम एटम के आउटर शेल में थे, सही, आउटर मोस्ट शेल में थे, और वो इलेक्ट्रॉन्स उनको कहाँ होना चाहिए था, सोडियम एटम के आखिरी शेल में, लेकिन वो निकल कर बाहर आ गए अपने शेल से। बाहर कहाँ आ गए, क्योंकि जो बराबर वाला सोडियम एटम है ना वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल के बाहर आ गया, इसलिए हम इसको कहते हैं अपनी लोकल पोजीशन से हट गया, डीलोकलाइज्ड हो गया। जहां पे उसको होना चाहिए वो उसकी लोकलाइज्ड पोजीशन थी, अपनी पोजीशन से निकल गया है, हट गया है, जहां पे होना चाहिए था वहां पे नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं दीज आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? आगे बढ़े। इज नॉट सॉर्ट ऑफ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखो निकल तो गया एटम से, इसलिए जो एटम है वो एटम नहीं कहलाएगा, वो मेटल पॉजिटिव आयन कहलाएगा। सही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकल के किसी और एटम के पास नहीं गया है, वो उसके आसपास ही है, क्योंकि दूसरे जो सोडियम एटम्स है वो उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ये भी दूसरे सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच रहा है। ठीक है, तो हाँ पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, एटम तो नहीं रहा, वो आयन बन गया है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं गया, वो विद इन द लैटिस ही है। तो ये रिएक्शन नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकला तो है शेल से बाहर लेकिन है उसके आसपास। तो दिस इज मेटालिक बॉन्डिंग, और मेटालिक बॉन्डिंग को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, देखो जब भी वो मेटालिक बॉन्डिंग का वो आपको कहेगा कि व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग, तो मेटालिक बॉन्डिंग में आप हमेशा लैटिस बनाओगे जैसे अभी हमने बनाया। अच्छा, अब चाहे कोई भी एटम हो ना, चाहे कोई भी मेटल हो, अब जैसे सोडियम एटम है उसके आउटर शेल में वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर है, उनके आउटर शेल में दे आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैग्नीशियम है तो उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 2 इन नंबर, ग्रुप 2 का है ना। तो चाहे कोई भी मेटल हो, आपने मेटालिटिस जो है वो सेम ही बनाना है, ठीक, अलग बनेगा या सोडियम का मेटालिक लैटिस अलग बनेगा, सबका क्लियर है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सोडियम मेटल का है तो ये सोडियम मेटल का भी मेटालिक लैटिस ऐसे ही बनना है। अगर मैं कहूँ गोल्ड मेटल का है तो गोल्ड का भी ऐसे ही बनना है। अगर मैं आपसे कहूँ कॉपर का है तो कॉपर का भी ऐसे ही बनना है। अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम का भी ऐसे ही बनना है। अच्छा, और डेफिनेशन क्या होती है इसकी, मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन forms a giant metallic lattice where there is a electrostatic force of attraction between these positive ions and sea of electrons. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग में भी देखी है, कोवलेंट बॉन्डिंग में भी देखी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव है और मेटल पॉजिटिव आयंस जो है वो पॉजिटिव है, इसी वजह से इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, दैट बॉन्ड इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, जाइंट मेटालिक लैटिस। जी हारिस, ये हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो थोड़ी डिस्टर्ब थी तो इसलिए रिकॉल कर लिया, जब क्विक रिकैप ले लिया। अच्छा, अब देखो हमारे पास 3 तरह की बॉन्डिंग होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। आयनिक बॉन्डिंग में जो कंपाउंड बनता है दैट इज आयनिक कंपाउंड, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आयनिक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह मेटालिक बॉन्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो मेटालिक स्ट्रक्चर है। कोवलेंट बॉन्डिंग जिसमें होती है उसमें कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम बॉन्डिंग सीखेंगे तो फिर स्ट्रक्चर सीखेंगे, जैसे अभी हमने मेटालिक बॉन्डिंग देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, और उसकी जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज है ना वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है। तो जब स्ट्रक्चर समझ आएगा तो प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी।
अब मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज मेटल्स की, that metals are good conductors of heat and electricity because of C of delocalized electrons. तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज दे हैव C of delocalized electrons। इसको आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग C of delocalized electrons आप ये भी लिख सकते हो बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो इस बात का क्या मतलब है कि ये जो C of delocalized electrons हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब ये मूव हो सकते हैं, खुद से तो मूव नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ना इन पे, तो ये बहुत इजीली मूव हो जाते हैं। अभी तो ये डिलोकलाइज्ड हुए हैं ना इस वजह से, तो इनको इनके डिफरेंट नाम पढ़ोगे आप। एक तो C ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आपने देखा, इसके अलावा अक्सर इनको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। मोबाइल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन मूव, मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसी तरह इनको ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, अगेन वही रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, दे कैन मूव, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन जो मेटल पॉजिटिव आयन है ना, वो अपनी जगह पे रहेंगे। अब इस बात से क्या मतलब है? देखो इसको हम कह रहे हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्यों होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मेटल की एक प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और रीजन, क्योंकि इनके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख दो या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स लिख दो या C ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। ज्यादातर मार्किंग की में C ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड यूज करता है, तो वो लिखना चाहो वो लिख दो। नाइल, इसका आंसर जो है ना वो आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है, आइंस नहीं होते। अपोजिटली चार्ज आइंस होना जरूरी है। कोवलेंट बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस तो होता है ना, तो इसका आंसर जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, कोवलेंट बॉन्डिंग, वहां पे मिल जाएगा। अच्छा देखो होता क्या है कि इस मेटालिक लैटिस, ये मेटालिक लैटिस है, इस मेटालिक लैटिस के अक्रॉस, मतलब किसी भी मेटल के अक्रॉस अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी क्या होता है? सेल। अब ये डिटेल में तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन बस यहाँ पे आपने सिर्फ इतना इतना सा आंसर याद रखना है कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जो बैटरी या सेल होता है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, और वो मेटालिक लैटिस की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स दीज आर नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसमें जो हमारे पास C ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये टाइट एक बिल्कुल ना क्या कहते हैं, मूव कर सकते हैं लेकिन खुद से मूव नहीं करेंगे। ये जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ये इनको रिपेल करेंगे तो ये मूव करेंगे, और ये मूव होकर इनको धक्का लगेगा तो दे विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। The electrons जो है they are flowing from the negative terminal of a battery through the positive terminal through this metallic lattice। और मेटालिक लैटिस के थ्रू क्यों मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि इनमें C ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन मेटल ये काम नहीं कर सकता, जैसे वुड है, वुड ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वुड के अंदर C ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मेटल्स के अंदर है। दैट्स व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा यही रीजन है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल, ठीक है, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी C ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। अच्छा उसको एक्सप्लेन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन तो उसकी नहीं है, वो फिजिक्स में डिटेल में सीख जाओगे। जब आप कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ोगे फिजिक्स में, तो आप देखोगे कि जब आप किसी भी मेटल रॉड को हीट करते हो
तो हीट जो है वो फ्रॉम वन एंड ऑफ द मेटल रॉड टू द अदर एंड इट मूव्स वेरी फास्ट। मतलब अगर आपके पास एक मेटल रॉड है, आपने यहाँ से उसको हीट करा है, तो मेटल्स में जो हीट है वो फौरन दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। बट इफ यू हैव अ वुडन स्टिक and if you heat the wooden stick from one end, it will take a lot of time for the heat to reach the other end. तो मेटल को हम कहते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और उसका रीजन भी सेम है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जल्दी से हीट को आगे लेके चले जाते हैं। दैट्स इट, बस इतना याद रख। सही है। अच्छा, मेटल्स की जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो ये है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा इसको देखो, मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि ये चीज हम पहली बार पढ़ रहे हैं। मेटल्स के लिए अगर समझोगे तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए और कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के लिए खुद ही समझ आ जाएगा। तो पहले तो ये समझो कि मेल्टिंग क्या होती है। मेल्टिंग हम लोगों ने वैसे तो पढ़ी है, लेकिन दोबारा देखते हैं इसको। मेल्टिंग क्या है? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, हम जो वर्ड पार्टिकल्स है वो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। पार्टिकल्स का क्या मतलब है? अगर कोई चीज एटम है या मॉलिक्यूल्स हैं या आइंस हैं, तो इनको हम कलेक्टिवली पार्टिकल्स कहते हैं। सही है। यस उमर, इट इज नेसेसरी टू राइट कांस्टेंट टेम्परेचर। मेल्टिंग की डेफिनेशन पूरी नहीं होगी वरना। हम लोग ये मेल्टिंग की डेफिनेशन पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। जिसने नहीं पढ़ा है साथ, तो वो अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको। समझ आ रहा है ना सबको बात? आयशा, ईमान, फातिमा, हारिस, पूछ लेना क्वेश्चन कोई हो। समामा। अच्छा, तो देखो सॉलिड में और लिक्विड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई, जैसे पानी है, वाटर, वाटर की लिक्विड स्टेट को तो वाटर कहते हैं, वाटर की सॉलिड स्टेट को आइस कहते हैं। तो इनमें फर्क क्या है? जो आइस स्टेट है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर क्लोज टुगेदर, टाइटली पैक्ड, एंड दे आर they cannot move about each other, मतलब they are fixed in positions. though they vibrate about their fixed position, but they cannot leave their places. ऐसा नहीं है कि एक जगह से निकल के वो दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, अपनी जगह पे रहेगा। तो वाटर का, आइस में जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जब वो सॉलिड स्टेट में है तो वो अपनी जगह पे रहेंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट हो सकते हैं, लेकिन अपनी जगह को छोड़ के आगे पीछे नहीं हो सकते। लेकिन वाटर में, मतलब उसकी जो लिक्विड स्टेट है, जब मैं इसको मेल्ट करूंगा तो क्या फर्क हो जाता है? फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर स्टिल क्लोजर टू ईच अदर, बट दे कैन मूव अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो देखो पहले ये क्यों मूव नहीं कर पा रहे थे, अब क्यों मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि पहले इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्टेड थे, मतलब एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा हुआ था। ठीक है, इसको हम कहते हैं देयर वाज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, इसलिए वो एक दूसरे आगे पीछे नहीं हो पा रहे। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी तरह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकती है, और एक और तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो हम आगे देखेंगे। अभी अभी मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं या आइंस हैं, वो आगे पीछे नहीं हो पा रहे क्योंकि एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। जैसे अभी हम मेटेलिक बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, तो जो मेटल पॉजिटिव आइंस हैं वो एक दूसरे के साथ क्यों अट्रैक्ट
इलेक्ट्रॉन्स ने आगे वाला मेटल पॉजिटिव आयन, पीछे वाला मेटल पॉजिटिव आयन, दोनों को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट किया हुआ है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये सॉलिड स्टेट है। अगर मुझे इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो भी पार्टिकल्स हैं, चाहे मेटल पॉजिटिव आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे एटम्स हो, दे शुड बी एबल टू मूव अबाउट ईच अदर, मतलब आगे पीछे होने की सलाहियत हो उनमें। जब वो आगे पीछे हो सकेंगे, इट मींस के सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। और अगर इन केस मैं कहूं कि गैसियस स्टेट में जाना है, तो आप उनको इतनी हीट एनर्जी दो कि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाएं। तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर जाने के लिए उनके बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं या उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, उसको खत्म करना है ना, उसको ओवरकम करना है इन शॉर्ट। मतलब एक, अगर मैं बीच में खड़ा हो जाऊं और मैं दो बच्चों को एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से पकड़ लूं और उनको बोलूं कि भाई मुझसे अपने हाथ छुड़वाने हैं, तुमको एनर्जी लगानी पड़ेगी, हीट लगानी पड़ेगी, मतलब उनको अट्रैक्शन ओवरकम करनी है। इसी तरह यहाँ पे भी ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हैं, अगर उनको एक दूसरे से दूर दूर होना है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना है। ओवरकम, वो अट्रैक्शन खत्म नहीं हो रही, हमने उसको ओवरकम करना है, उससे ज्यादा फोर्स लगानी है ताकि हम उससे दूर दूर जा सकें। समझ आई यहाँ तक बात? हाँ भाई, सब मुझे जरा जल्दी से यस नो कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। देखो बात इतनी सी समराइज करनी है बस कि whenever you want to change the state, change of state क्या है? If you want to convert a solid into a liquid, you have to move the particles of a solid away from each other. In order to do that, you have to overcome certain forces of attraction between the particles. अब वो डिपेंड कर रहा है कंपाउंड क्या है। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड्स हैं, उनको ओवरकम करना है, मतलब उनको ब्रेक करना है आपको। अगर वो मेटेलिक मेटल है तो के बीच में मेटेलिक बॉन्ड्स हैं आयंस के बीच में, तो उसको ब्रेक करना है। अगर कोवेलेंट है तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने पड़ सकते हैं। तो in order to change the state, you have to overcome the forces of attraction between the particles. And how you can overcome the forces of attraction? By heating the particles. मतलब आप पार्टिकल्स, आप किसी भी मैटर को हीट करो और पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी दे दो कि वो एक दूसरे से दूर दूर भाग सकें, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके एक दूसरे से दूर दूर भाग सकें। तो वो एनर्जी देने के लिए हम कैसे एनर्जी देते हैं? हम उनको हीट करते हैं। तभी तो अगर आपने किसी चीज को मेल्ट करना होता है, हीट करते हो। अगर आपने पानी को स्टीम बनाना है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो? हीट करते हो ना। तो आपको हीट करना होता है, एनर्जी देनी होती है पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को या आयंस को कि वो एक दूसरे से दूर दूर जा सके, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच में बॉन्ड होता है। समझ आई यहाँ तक बात? अब अगर हम मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स में मेटल पॉजिटिव आयंस आर सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि कोई मेरे पास मेटल है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को मुझे हीट करना है, इसको लिक्विड गोल्ड बनाना है, तो हीट करना पड़ेगा। अब लोहा पिघलाने के लिए तो बहुत ज्यादा हीटिंग करनी पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके गोल्ड या कोई भी मेटल मेल्ट होता है। That's why metals have high melting points and boiling points, because metals are melted or boiled at a very high temperature. That's why metals have high melting points and boiling points. मतलब जैसे अगर मैं बर्फ है उसको, आइस को हीट करूंगा तो फौरन मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं आपको एक गोल्ड की बार दे दूं या किसी भी मेटल का टुकड़ा दे दूं और बोलूं हीट करो और मेल्ट कर दो, तो बहुत टाइम लगेगा और आप चूल्हे पे कर भी नहीं सकोगे ये काम। तो उसका रीजन क्या है? बाय मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हम आयनिक मेटालिक लैटिस देख के ये बात समझेंगे। देखो हमें फॉर एग्जांपल जब इसको मेल्ट करना है, तो ये जो मेटल पॉजिटिव आयंस है उनको इतनी एनर्जी देनी है कि एक दूसरे से दूर दूर हो सके, मूव हो सके एक दूसरे के अबाउट। अब एक मेटल पॉजिटिव आयन को अगर मैं कंसिडर करूं,
जैसे हमारा ये वाला जो मेटल पॉजिटिव आयन है ना, जिसको मैं ब्लू में कलर कर रहा हूँ, इसको अगर मुझे मूव करना है तो देखो मुझे इसकी अट्रैक्शन आगे से भी हो रही है, पीछे से भी हो रही है, लेफ्ट से भी है, राइट से भी है, सारी जगह सी और डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है ना, चारों इसके छह की छह तरफ है, ऊपर नीचे आगे पीछे राइट लेफ्ट। तो मुझे जो मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करना है ना, तो वो एक बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों से पकड़ा हुआ है। इसी तरह इसका जो बराबर वाला है उसका भी हाल यही है, उसको भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों से पकड़ा हुआ है। तो मुझे बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये एक दूसरे से दूर दूर हो सके। क्यों? क्योंकि ये जाइंट मेटेलिक लैटिस सिस्टम है, कोई एक मेटल पॉजिटिव आयन ने दूसरे मेटल पॉजिटिव आयन पे नहीं पकड़ा हुआ, एक को छह ने पकड़ा हुआ है, उसी तरह बराबर वाले को भी छह ने पकड़ा हुआ है, तो एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो उन नेटवर्क को तोड़ने के लिए तो मैंने कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह से तोड़ा बॉन्ड और वो अलग हो जाएगा, नहीं, उसका एक जगह से तोड़ना है, फिर दूसरी जगह से, फिर तीसरी जगह से, इसी तरह बराबर वाले का भी छह जगह से, फिर उसके बराबर वाले का भी छह जगह से। तो इस तरह से बहुत सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे, यानी कि मेल्ट होंगे। दैट्स व्हाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो सिंपल क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई metals have high melting points। आप इसका आंसर लिखोगे इसका, because metals have a giant metallic lattice, so huge amount of energy is required to break large network of metallic bonds। अच्छा, इसका आंसर आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों याद करना जो आपको इजी लगे। Because metals have a giant metallic lattice, so huge amount of energy is required to break strong forces of attraction। सही है, जैसे लिख लो, कंफर्म कर दो, आगे बढ़ते हैं फिर। आयशा, ईमान, फातिमा, हारिस, हिबा, अली, अयानी आज क्लास में, सारिम, अब्दुल्ला, नाइल। इसको लिख लो, ये कह रहा हूँ, लिख के थम्स अप कर दो ताकि आगे बढ़े।
चलें आगे। अच्छा देखो, मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं मेटल्स की, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। क्या मतलब है मेलेबिलिटी का एंड डक्टिलिटी का? The malleability is ability of metals to be hammered into sheets मतलब मेटल्स को आप हैमर करके और क्या कहते हैं ठोक के डिफरेंट शेप्स में बना सकते हो। जैसे मेटल जो है आपको डिफरेंट शेप में यूज होता हुआ दिखता है। जैसे का गाड़ी की बॉडी देख लो तो गाड़ी की बॉडी में ही डिफरेंट मेटल जो है वो डिफरेंट शेप्स में मिलेगा। दरवाजों का शेप अलग होता है, बोनेट का शेप अलग होता है, फेंडर का शेप अलग होता है। इसी तरह मेटल रॉड की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है। लारे बेटा क्लास जो है ना वो 9:30 तक एंड होगी आज। डक्टिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब मेटल को खींच के आप तार बना सकते हो, दैट इज डक्टिलिटी। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज है मेटल की, देखो अच्छा मेटल जो होता है ना बेसिकली मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की वजह से जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स आर सॉफ्ट। मतलब सॉफ्ट कौन से मेटल्स होते हैं? प्योर मेटल्स। अच्छा मेटल्स का चैप्टर हम ना अलग से हम पढ़ेंगे, जो कि और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटल सॉफ्ट कैसे हो सकता है। मेटल्स तो आर नोन फॉर स्ट्रेंथ ना, कि अगर मैं कोई मेटालिक रॉड है या कोई दरवाजा है घरों का बाहर वो लोहे का है, मेटल का है, तो वो कहाँ सॉफ्ट होता है? उसको मतलब प्योर मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको हाथ से पकड़ के बेंड कर सकते हो। लेकिन आप तो ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हम लोग जो मेटल यूज करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में वो इम्प्योर मेटल होता है, एलॉयज होते हैं। ठीक है, तो हम मेटल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मेलेबिलिटी क्या होती है। तो मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी बेसिकली मेटल्स की जो शेप चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से समझो कि अगर मैं आपको एक मेटालिक रॉड दूं और एक वुडन रॉड दूं, या एक वुडन रॉड के साथ एक ग्लास रॉड दे दूं, एक ग्लास की रॉड हो गई, एक वुड की रॉड हो गई, एक मेटल की रॉड हो गई। मतलब एक स्टिक है, एक ही साइज की है सारी, तो फर्क क्या है? एक मेटल की, एक वुड की, एक ग्लास की। तो अगर आप ग्लास की रॉड पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? वो ब्रेक होगी, टूटेगी, बैंड नहीं होगी कभी भी। वुड की स्टिक पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो भी क्रैक करेगी। इसी तरह अगर आप मेटल की रॉड पे फोर्स लगाओगे ना, तो ब्रेक तो उसको भी होना है एक ना एक वक्त में, लेकिन ब्रेक होने से पहले वो बैंड होती है। मेटल जो है वो बैंड होता है, बैंड। वुड बैंड नहीं होगा, ग्लास बैंड नहीं होगा। तो जो मेटल की ये वाली प्रॉपर्टी है ना, बैंड होने वाली प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल के डिफरेंट शेप बना लेते हैं, मेटल की चेन्स भी बना लेते हैं। भाई अभी कभी आपने ग्लास जो है उसको गर्म करना पड़ेगा बैंड करने के लिए, लेकिन अगर ग्लास ठंडा है और मेटल रॉड भी ठंडी है, आप दोनों पे फोर्स लगाओगे तो मेटल फौरन ब्रेक नहीं होता, मेटल पहले बैंड करता है। दैट इज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। वुड और ग्लास जो है ना वो फौरन ब्रेक करेंगे, तो उनको हम कहते हैं दे आर ब्रिटल इन नेचर। वो चीजें जो फौरन टूट जाती हैं डेट आर ब्रिटल, और वो चीजें जो टूटने से पहले बैंड होती हैं दोज आर नोन एज डिफॉर्म जो होती हैं। इसको वर्ड कहते हैं डिफॉर्म, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सही है।
इसको हम और डिटेल में मेटल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी को। फिलहाल यू हैव टू रिमेंबर इट एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तभी हमने मेटल्स की तीन प्रॉपर्टी और उसको समझ भी लिया। Due to the presence of free electron, metals have high melting point and boiling point due to strong metallic bonding. उसका रीजन भी मैंने आंसर में लिखवा दिया है, why metals have high melting point. Metals are malleable, ठीक है, and metals are ductiles. तो ये भी हमने बात कर ली है। इसको और डिटेल में metals are malleable and ductile, इसको हम metals के चैप्टर में और पढ़ेंगे। इसका एक रीजन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बस थोड़ा सा रीजन इसका अभी फिलहाल अगर चाहो तो याद कर लो, वरना मेटल्स के चैप्टर में भी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है, वो वहां पे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। यूजेस ऑफ मेटल्स भी हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के चैप्टर में, लेकिन मेन कॉमन यूजेस ऑफ मेटल्स आपको वैसे भी पता होते हैं डेली लाइफ में क्या होता है। मेटल एज ए ज्वेलरी यूज हो रहा होता है, केबल हो गया, वायर्स हो गए, ठीक है, कार बॉडीज हो गए, एटसेट्रा। अच्छा, हम लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग बनाना सीखी थी, लेकिन आयनिक बॉन्ड जब कोई भी आपस में दो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। तो जैसे अभी हमने मेटल्स के लिए सब पढ़ा है, हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए भी पढ़ेंगे। तो हमने ये देखा कि आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयनिक बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं, और आयनिक बॉन्डिंग किस वजह से बनती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और अगर कोई ग्रुप 1 2 ट्रांजिशन एलिमेंट या ग्रुप 3 यानी कोई मेटल अगर है, तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि कैटाइन बना लेते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है पे, ग्रुप 5 ग्रुप 6 या ग्रुप 7 का कोई एलिमेंट, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। ये लोग जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये एनाइन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन बना लेते हैं। जैसे हमने आयनिक बॉन्डिंग बनाई थी सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स अ पॉजिटिव 1 चार्ज। Chloride is from chlorine, which is from group 7. It gains 1 electron to form a chloride -1 charge. And these oppositely charged ions then attract each other to form sodium chloride. ठीक है, हम लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग, मैं आउटर शेल वाली आयनिक बॉन्डिंग बना रहा हूँ। When sodium atom loses 1 electron from its outermost shell, जो उसका सेकंड लास्ट शेल था, now it becomes its outermost shell, और उस पर चार्ज क्या आ जाता है, Na+1 आयन। Similarly, chlorine atom, उसके आउटर शेल में ऑलरेडी इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन्स दैट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम टू फॉर्म क्लोराइड आयन एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड है, दिस इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। अच्छा देखो, अब जैसे मेटल्स में हमने देखा ना कि एक मेटल पॉजिटिव आयन के आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह दूसरा मेटल पॉजिटिव आयन है, फिर उसी मेटल पॉजिटिव आयन के आगे पीछे भी है, जाइंट मेटालिक लैटिस बना हुआ है। सिमिलरली ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, आयनिक कंपाउंड, इसमें एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन थोड़ी होगा, बहुत सारे सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, and they are alternatively arranged in the form of giant ionic lattice. जैसे giant metallic lattice होता है, वैसे giant ionic तो नहीं आएगा, लेकिन you just have to realize that कि देखो, अगर मैं एक नेगेटिव आयन है तो उसके पीछे पॉजिटिव आयन होगा, उसके राइट पे भी पॉजिटिव आयन होगा, उसके नीचे भी पॉजिटिव आयन होगा। इसी तरह पॉजिटिव आयन के ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट नेगेटिव आयन होंगे। तब अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाऊं, ये एक सोडियम आयन है, इज अ क्लोराइड आयन, इसके पीछे एक क्लोराइड आयन है तो इसके आगे एक सोडियम आयन होगा, लाइक दिस। इसी तरह इसके नीचे एक क्लोराइड आयन होगा तो इसके इधर एक सोडियम आयन होगा, इधर एक क्लोराइड आयन है तो एक सोडियम आयन। इसी तरह यहाँ पे पीछे
देयर इज सोडियम आइन, आगे क्लोराइड आइन। तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिवली अरेंज। मतलब एक सोडियम आइन तो दूसरा क्लोराइड आइन, ठीक है, सोडियम आइन क्लोराइड आइन, सोडियम आइन क्लोराइड आइन। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के आमने सामने होंगे तभी तो अट्रैक्ट होगा ना। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो दे विल रिपेल। तो लैटिस कैसे बनेगा? एंड अगेन दीज आर रेगुलरली अरेंज्ड, अपोजिटली चार्ज्ड आइंस आर रेगुलरली अरेंज्ड, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लैटिस। और क्योंकि एक कैटाइन और एक एनाइन नहीं होता, देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स अल्टरनेटिवली अरेंज्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जाइंट आयोनिक लैटिस, जस्ट लाइक जाइंट मेटालिक लैटिस, लेकिन इसमें अपोजिटली चार्ज्ड आइंस है। तो ये तीनों डायग्राम जो है ना वो आयनिक लैटिस की बनी हुई है डिफरेंट तरीकों से, लेकिन शो सब एक ही चीज को कर रही है। जैसे मैं ये वाली देखूं तो इसमें ये सोडियम आइन है, तो इसके बराबर में देखो पर्पल में जो बना हुआ है वो नेगेटिव आइन, मतलब पॉजिटिव के ऊपर नीचे आगे पीछे नेगेटिव आइन ही होगा। सही है। अब क्योंकि ये भी एक जाइंट स्ट्रक्चर है तो इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा जैसे कि मेटालिक मेटल्स का। अब क्या इनमें सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। देखो पहले एक एक करके एक एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। पहले इनका ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन वही है, अगर मुझे इसको लिक्विड स्टेट में लाना है तो ये जो आइंस हैं दे शुड बी एबल टू मूव अबाउट ईच अदर। अगर मुझे इस क्लोराइड आइन को ऐसे करना है कि वो आगे पीछे हो सके तो मुझे इसका पीछे से भी बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला भी तोड़ना है, नीचे वाला भी तोड़ना है, ये बराबर वाला भी तोड़ना है, तो ऊपर भी एक होगा जो मैंने बनाया नहीं है, पीछे भी होगा नीचे भी होगा। So there is a large network of ionic bonds that need to be broken. That's why they have high melting point. इसका भी आंसर मैं लिखवा देता हूँ। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब दे जस्ट ब्रेक्स अवे, मेटल की तरह बेंड नहीं होते हैं ये। नमक है ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक का जो दाना होता है वो ब्रिटल होता है। उसका अगर आप अपनी थंब नेल से, मतलब जो आपका थंब का नेल है, नाखून है, उससे उसको प्रेस करो तो वो कोलैप्स करेगा, ऐसा नहीं होगा कि बेंड हो जाए। ठीक है। दे आर हाई डेंसिटी कंपाउंड्स, ये भी हम देखेंगे आगे मेटल्स की में डेंसिटी क्या होती है, फिजिक्स में भी थोड़ा पढ़ोगे तो और अच्छा समझ आएगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका रीजन मैं लिखवाता हूँ क्योंकि ये पूछता है। अच्छा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस एंड मोल्टेन फॉर्म। इसको भी मैं समझाता हूँ कि क्या मतलब है इस बात का, और इसको हम आगे डिटेल में आगे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है। सॉलिड फॉर्म में दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो होता क्या है, पहले तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ लो। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और उसका रीजन क्या होता है ये लिख लो अपने पास। Ionic compounds have giant ionic lattice, so huge amount of energy is required to break so
forces of attraction due to large network of ionic bonds. इसको लिख के जल्दी से बता दो ताकि आगे बढ़े। चलें आगे। जी सर। पूछना है किसी को कुछ? नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग मोल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को तो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके पास पेपर्स करेंगे, लेकिन अब जो आपका कमिंग वीक आएगा ना उसमें टेस्ट होगा, तो टेस्ट के हवाले से मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप पे आप लोगों को। देखो इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो डिटेल में, बस केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी जो इन्वॉल्व है ना, आपने बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है ना तो वो दो वजह से हो सकती है केमिस्ट्री में। एक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और दूसरा रीजन होता है फ्री आइंस। देखो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपको मेटल्स में मिलते हैं, सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल में भी होते हैं क्योंकि हर एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, फ्री है या नहीं है, वो सिर्फ मेटल्स में ही होता है। ठीक है, बाकी आगे ग्रेफाइट भी हम पढ़ेंगे, एक नॉन मेटल ऐसा होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमने मेटल्स को देखा हुआ है। इसी चैप्टर में एक और मैं पढ़ाऊंगा आगे अभी। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो सकती है वो होती है फ्री आइंस की वजह से, जैसे सोडियम आइन हो गया, क्लोराइड आइन हो गया, मैग्नीशियम आइन हो गया, H पॉजिटिव आइन हो गया, ऑक्साइड आइन हो गया। ये आइंस कहाँ होते हैं? आयनिक कंपाउंड में। लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्या ये आइंस फ्री होते हैं? देखो आयनिक कंपाउंड अगर तो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड मतलब जिसमें पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, मतलब आइंस फिक्स्ड होंगे, दे कैन नॉट मूव अबाउट ईच अदर। तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Ionic compounds in solid state do not conduct electricity, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आइंस तभी कंडक्ट कर सकते हैं जब फ्री हो। तो सॉलिड स्टेट में आइंस दे आर नॉट फ्री टू मूव, बिकॉज इसका रीजन क्या है? बिकॉज आइंस आर फिक्स्ड
देखो फिक्स्ड कह लो या ये कह लो, और नॉट फ्री टू मूव, आइंस नॉट फ्री टू मूव। तो फ्री टू मूव कब हो सकते हैं? जब मैं आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर दूं, मोल्टेन आयनिक कंपाउंड बना दूं, हीट करें, देखो मेल्ट कर दें ना, मेल्टिंग क्या बताया अभी, आइंस कैन मूव अबाउट या पार्टिकल्स कैन मूव अबाउट ईच अदर, उसके लिए हीट करना पड़ेगा। जब दे कैन, इफ दे कैन मूव अबाउट ईच अदर, मतलब दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसको भी हम बहुत डिटेल में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री आपकी बेस कर रही है, तो इसमें हर आगे वाले चैप्टर का थोड़ा थोड़ा वर्जन समझ लो कि एक हाईलाइट दे रहा हूँ मैं, सिर्फ ये सारी हाईलाइट्स हैं अभी तक, इनको हम डिटेल में हर चैप्टर में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे, सही है। मेटालिक बॉन्डिंग हम लोगों ने मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल्स में जाके पढ़ेंगे, तो हर चैप्टर में ना ये पोर्शन इसकी डिटेल आएगी। आयनिक कंपाउंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, और सिंपल रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज आइंस आर फ्री टू मूव, अब आइंस मूव कर सकते हैं। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स की एक स्टेट होती है एक्वस स्टेट, AQUEOUS। देखो एक्वस स्टेट से क्या मतलब है, जब भी तुम्हें कोई ऐसा वर्ड दिखे ना जिसमें AQ इन्वॉल्व हो, AQ लिखा हुआ हो, AQ मतलब जैसे एक्वा होता है ना, एक्वा पानी को कहते हैं, वाटर को एक्वाफीना, एक्वामैन, सब रिलेटेड टू वाटर है ना, एक्वस इज रिलेटेड टू वाटर, मतलब आयनिक कंपाउंड जब हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो उस स्टेट को एक्वस कहते हैं। जैसे घर में जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, उस गिलास पानी में डाल के हिलाओ तो वो गायब हो जाता है ना, तो क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। बेसिकली सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन तो होता है, पानी में डालने से वो गायब कहाँ हो जाता है, पानी क्या करता है, सोडियम आयन को और क्लोराइड आयन को एक दूसरे से दूर दूर कर देता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आधे वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम आयंस को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और आधे क्लोराइड आयन को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो सोडियम क्लोराइड ही गायब हो गया। गायब नहीं होता, वो वहीं पे होता है, बस आयंस अलग अलग हो जाते हैं, और वो आयंस जो है ना वो पानी के साथ मूव कर सकते हैं फ्रीली। तो आयंस आर फ्री टू मूव इन एक्वा स्टेट, मतलब वो आयनिक कंपाउंड जो सॉल्युबल होते हैं, जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई चीज पानी में डिसॉल्व होती है तो उसको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल। तो सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट मतलब जब पानी में वो डिसॉल्व हुए हुए होते हैं, और रीजन उसका भी सेम है, बिकॉज दे हैव फ्री आयंस। पहले तो ये लिख लो कि सॉल्युबल क्या होती है कोई भी चीज, सॉल्युबल मतलब दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। soluble ionic compounds conducts electricity, और रीजन उसका भी यही है, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। सही है, ये बातें दोबारा से आएंगी सारी अलग अलग चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ पे भी उनका नो हाउ लेना जरूरी है, क्योंकि वहां पे फिर जब ये बातें आएंगी सब सारी सामने तो फिर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। देखो हमारे पास इतना सारा मैटर है ना, मतलब अगर मैं कहूँ कि नमक हो गया, फिर आपका ग्लास हो गया, मेटल्स हो गए, ये सब अलग अलग तरह से बिहेव क्यों करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उन्होंने डिफरेंट तरीकों से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की हुई होती है, जिसकी वजह से इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, तो क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं इसलिए उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। जैसे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन मेटल वुड जो है, लकड़ी नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये बातें हमें कैसे समझ आई कि भाई मेटल कर रहा है तो क्यों कर रहा है,
देखो पता लगना आसान है कि भाई मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। किसी पहले इंसान ने जब लोहा पकड़ा होगा, गर्म लोहा, तो उसका हाथ जला होगा, लेकिन उसने लकड़ी जो दूसरे एंड से जिस पे आग लगी हुई है वो पकड़ी होगी तो उसका हाथ नहीं जला। ये तो समझ आ गया कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है मेटल, और वुड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है या गुड इंसुलेटर है। लेकिन ये कैसे समझ आया कि क्यों, why metals are good conductor of heat and why wood are or non metals are bad conductors of heat। तो फिर हमने जब इनकी बॉन्डिंग समझी तो स्ट्रक्चर देख के समझ आया कि कौन सा किस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। बस यही पढ़ना होता है केमिस्ट्री में। अभी ये जो सामने मैंने ये बनाया हुआ है ना इलेक्ट्रिसिटी का, ये अपने पास जरा ही लिख लो, इसको मैं 2 बार और बनवाऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो ये काफी इसी चैप्टर के एंड में भी बनेगा ये, फिर इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ेंगे तब भी बनेगा ये और बड़ा डिटेल और रिफाइंड हो जाएगा ये चार्ट तुम्हारा। अभी फिलहाल ये बना लो और बना के फौरन बता दो ताकि आगे बढ़े। गाइस डन। चले आगे बढ़े। आयशा, ईमान, फातिमा, सर हारिस, हिबा, जी कह रहा हूँ 2 मिनट रुक जा। पकड़ना है। ओके करो जल्दी। चले नाइल आगे। यस सर। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन आता है कि आयनिक कंपाउंड्स के हमने क्या देखा, हाई मेल्टिंग, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना आयनिक कंपाउंड्स की, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसको अगर मैं समराइज करूं, देखो अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना मेटल्स की और आयनिक कंपाउंड्स की, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं दोनों के। हाई मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और उनके रीजंस भी पढ़ लिए। इसी तरह मेटल्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और उसका रीजन भी पढ़ लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में, सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या पढ़ा, बिकॉज नो फ्री आयंस, फ्री आयंस नहीं होते इनके पास। लेकिन आयनिक कंपाउंड मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट दोनों में
they conduct electricity, और उसका रीजन क्या पड़ा, क्योंकि उनके पास फ्री आयंस होते हैं। ठीक है, मेटल्स के लिए हमने देखा मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। रीजन अभी हमने मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी का नहीं पढ़ा, वो मेटल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बता दिया है क्या होते हैं मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सही है, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसी तरह आयनिक कंपाउंड जो है ब्रिटल इन नेचर, मतलब मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी का अपोजिट होता है ब्रिटलनेस। क्योंकि फोर्स लगाते हैं तो टूटते हैं डायरेक्ट, बैंड नहीं होते, टूटेंगे, क्रैक करेंगे डायरेक्ट। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स का एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे हम लोगों ने आयनिक बॉन्डिंग बनाना सीखी है तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला है NaCl। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है। इसका फॉर्मूला है NgO। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आयनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला हमने बनाया था Al2O3। फॉर्मूला मेकिंग भी याद रखना। दे ऑल आर आयनिक कंपाउंड्स, राइट। अच्छा, दे ऑल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो वो डिपेंड करता है कि इनमें जो आयंस है उनके चार्ज क्या है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन जो है वो +1 है और क्लोराइड आयन जो है वो -1 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आयन जो है वो +2 है और ऑक्साइड आयन जो है वो -2 है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जो एल्यूमिनियम आयन है वो +3 है और ऑक्साइड आयन जो है वो -2 है, राइट। तो हम लोग करते क्या है, जिसमें जिस आयनिक कंपाउंड में चार्ज जिसका जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड में जो चार्जेस इन्वॉल्व है वो +1 -1, हम इनका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ले लो, 1 × 1 1 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो जाएगा 2 × 2 4, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हो जाएगा 3 × 2 6। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में, तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में सबसे ज्यादा होगी। इसलिए एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन को एक दूसरे से दूर दूर करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाईएस्ट होगा इन तीनों में। सही है, बात समझ आई। इसका रीजन भी ना यहाँ लिखा हुआ है, ये हैंड आउट मैं भेज दूंगा अगर नहीं भेजा है तो अभी तक। अगर वो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाई मैग्नीशियम ऑक्साइड इज melting point is higher than sodium chloride. In magnesium oxide there is a +2 -2 electrostatic attraction, while sodium chloride has +1 -1 electrostatic attraction. That is why magnesium oxide has a high melting point and boiling point. क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इसलिए उनके जो यूजेस होते हैं वो भी हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड यूज होते हैं एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। अब रिफ्रैक्टरी मटेरियल बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास फर्नेस होती है ना, फर्नेस बेसिकली किसको कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं भट्टी। मतलब अगर मुझे किसी लोहे को या मेटल को मेल्ट करना है तो उसको मेल्ट करने के लिए मुझे बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली किसी कंटेनर के अंदर उसको मेल्ट करेंगे ना। अक्सर जो कंटेनर होते हैं वो मेटल के ही होते हैं। अब मेटेलिक कंटेनर में अगर आप किसी मेटल को मेल्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो कंटेनर है वो खुद ही मेल्ट हो जाए पूरा मेटल के साथ साथ,
क्योंकि वो दोनों ही मेटल के है ना। लेकिन कंटेनर हम बनाते मेटल के ही हैं, लेकिन उसको हीट करने से कैसे रोकते हैं? हम बेसिकली करते क्या है, जो हमारा कंटेनर होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें ना आयनिक कंपाउंड ऐसे चिपका देते हैं, स्टिक कर देते हैं। आयनिक कंपाउंड में जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मार्केट में हम लोग मैग्नीशिया कहते हैं, मार्केट नेम भी होते हैं ना इनके अलग अलग, दिस इज मैग्नीशिया। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनिया कहते हैं। तो ये जो लाइनिंग करते हैं ना आयनिक कंपाउंड की, प्लास्टर जो करते हैं आयनिक कंपाउंड का, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। फैक्ट्री नहीं होता, रिफ्रैक्टरी विद आर। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स। तो वो जो हीट एनर्जी है वो उसको मेटल्स तक जाने नहीं देते, तो मेटल्स को मेल्ट नहीं होने देते। आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल लोहा होता है ना, आयरन, उसका आयरन का, और क्या कहते हैं, मैं कंपेयर करूं आयरन को और सोडियम क्लोराइड को, नमक, जो घरों में हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं उसको हम नमक कहते हैं। तो जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, आयरन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन हर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता। ज्यादातर मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। आयरन का जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होता है, वो अराउंड 801 डिग्री सेल्सियस होता है। ओवरऑल आप इतना याद रखना कि आयनिक कंपाउंड का वन ऑफ द यूज इज टू यूज एज अ रिफ्रैक्टिव मटेरियल बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नाइल, हम लोग मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आयनिक कंपाउंड लगाते हैं। सर नहीं तो उसके अंदर मेटल है क्यों फिर, अगर वो कवर्ड ही है? कंटेनर बनेगा नहीं ना, स्ट्रॉन्ग कंटेनर नहीं बनेगा। ऐसा भी जो बनाना है ना कंटेनर जो इजीली मूव कर सको। ओके सर। सही है। सिरेमिक का आप डायरेक्टली जो है वो किसी आयनिक कंपाउंड का भी कंटेनर बना सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है उसके साथ कि वो आयनिक कंपाउंड क्रैक कर जाते हैं। जैसे मेटल्स की जो प्लेट्स होती हैं घर में, स्टील की जो प्लेट्स होती है वो गिरती है, वो टूटती तो नहीं है, सिरेमिक की प्लेट्स टूट जाती हैं। तो हम लोग करते क्या है, फर्नेस में समझ लो कि मेटालिक कंटेनर है, उसके ऊपर हमने ये आयनिक कंपाउंड की लेयर लगा दी है। अब आयनिक कंपाउंड की लेयर जो है वो क्रैक करके कुछ टाइम बाद गिर जाएगी नीचे, खराब हो जाएगी, तो उसको हम दोबारा रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा कंटेनर ही उसका आयनिक कंपाउंड का होता तो वो क्रैक करता था तो पूरा कंटेनर ही टूट जाता। तो अचानक अगर तुम अंदर कुछ मेल्ट कर भी रहे हो तो वो अचानक बह के बाहर आ जाएगा। सही। कोई क्वेश्चन किसी का? कुछ पूछना है किसी को? फातिमा, आयशा, ईमान, हिबा, इकरा, उमर, नाइल, सारिम, अब्दुल्ला। Nice. ओके चलो। अच्छा, ईद से पहले हम लोग ना एक क्लास और करेंगे, टाइमिंग जो है मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ये चैप्टर अभी और है, इसके ऑब्वियसली पास पेपर्स भी हैं। आगे कोवलेंट, अभी तक हमने देखो आयनिक कंपाउंड्स और मेटल्स इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अब कोवलेंट
कंपाउंड या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो हम उस क्लास में पढ़ेंगे। ओके चलो अभी जा सकते हो आप लोग। अल्लाह हाफिज़।